एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो ये जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमें कॉम्प्लेक्स प्लेन पर रिप्रेजेंट करना है। किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसके लिए हम देखते हैं। देखो, ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। अब ये क्या है? हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन है। अब ये अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन है तो ये जो एक्स एक्सिस है इसे हम क्या कहेंगे? रियल एक्सिस, और ये जो वाई एक्सिस है इसे हम क्या कहेंगे? इमेजिनरी एक्सिस। तो रियल एक्सिस पर हम रियल पार्ट, अब हम देखते हैं कि जैसे देखो ये हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो पहला एलिमेंट रियल पार्ट होगा, दूसरा एलिमेंट इमेजिनरी पार्ट होगा। रियल पार्ट को हम रियल एक्सिस पर देखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को हम इमेजिनरी एक्सिस पर देखेंगे। ओके, यहाँ पर जो है कि ये बात हमें समझ में आई होगी। अब ये जो रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस है, जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट करते हैं वो क्या है? ओरिजिन। तो ये जो पॉइंट होगा इसे क्या होगा? ओरिजिन। तो जितने भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करवाएंगे इस कॉम्प्लेक्स प्लेन पर, वो हम ओरिजिन से ही देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है कि हमारे पास ज़हन में रखना, ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो मैं इसे कह देता हूँ, ये क्या है? हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट है, और इसी तरह से ये क्या है? हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है। ये जो क्वाड्रेंट है ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये जो क्वाड्रेंट है हमारे पास क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, यानी रियल पार्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा वो भी पॉजिटिव होगा और इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्स भी जो है कि वो क्या है? पॉजिटिव होगा, और वाई भी जो है वो क्या है? पॉजिटिव होगा इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसी तरह से सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होगा और y जो है वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। देखो x जो है कि वो क्या है? नेगेटिव, y क्या है? पॉजिटिव है। इसी तरह से ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है, इस थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होगा, x भी क्या होगा? नेगेटिव होगा, और y भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। देखो x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट, ये क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट। इस फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा। देखो ये x पॉजिटिव है, लेकिन y क्या है? नेगेटिव है। तो x क्या होगा? पॉजिटिव होगा, y क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब जो रियल पार्ट है उसे हम x एक्सिस पर देखेंगे, और इमेजिनरी पार्ट को हम किस में देखेंगे? y एक्सिस पर देखेंगे। अब देखो, सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन नंबर 10 का 1 है 2, -3। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस कॉम्प्लेक्स प्लेन पर रिप्रेजेंट करना है। किस तरह से? अब देखो, पहला जो एलिमेंट है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, यानी रियल पार्ट जो है कि वो रियल एक्सिस पर देखेंगे, और इमेजिनरी पार्ट को हम इमेजिनरी एक्सिस पर देखेंगे। अब देखो ये क्या है? 2 पॉजिटिव है, और ये y जो है वो क्या है? नेगेटिव है। देखो x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। अब कौन से क्वाड्रेंट में हमें x पॉजिटिव और y नेगेटिव मिल रहा है? तो देख सकते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो हमें जो है कि इस फोर्थ क्वाड्रेंट में देखना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर को। किस तरह से? अब देखो, ये रियल पार्ट है, इसको रियल एक्सिस पे देखेंगे, तो यहाँ से हम 2 यूनिट जाएंगे, 1 हो गया, ये 2 हो गया यहाँ पर, इस तरह से। इसी तरह से हम जो है कि वो -3 है, ये इसको हम इमेजिनरी एक्सिस पर देखेंगे। अब -3 इमेजिनरी एक्सिस क्या है? डाउनवर्ड आएंगे, तो यहाँ पे -3 मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि ये -2 से मैं y एक्सिस के पैरेलल 3 यूनिट नीचे आऊँगा। y एक्सिस के पैरेलल में क्या आऊँगा? 3 यूनिट जो है वो नीचे पैरेलल आऊँगा, यानी y एक्सिस के पैरेलल आऊँगा इस पॉइंट से। और इस -3 से मैं क्या होगा? x एक्सिस के पैरेलल 2 यूनिट जाऊँगा। अब जिस पॉइंट पर ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट करती है, वही पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? उसी पॉइंट पर हम रिप्रेजेंट करेंगे इस नंबर को, 2, -3 को। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, नंबर 2 है 3, 4, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। तो ये रियल पार्ट को हम रियल एक्सिस पे देखेंगे, 1, 2 एंड 3 यहाँ पर देखेंगे हम, और इमेजिनरी पार्ट को हम
इमेजिनरी एक्सिस पर देखेंगे, यानी 4 है तो हम जो है कि 4 यूनिट ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे। अब जो है मैं 3 से y के पैरेलल 4 यूनिट में ऊपर जाऊँगा, तो इस तरह से 1 2 इस तरह से जो है कि मैं क्या आऊँगा 4 यूनिट ऊपर गया, और इस y एक्सिस से मैं x एक्सिस के पैरेलल 3 यूनिट x एक्सिस के पैरेलल जाऊंगा। अब ये लाइन और ये वाली लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसी पॉइंट पर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी कि 3,4 इस पॉइंट पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब 3 है हमारे पास -5,7, -5 रियल पार्ट है और 7 जो है इमेजिनरी पार्ट है, तो इसे हम जो है रियल एक्सिस पर देखेंगे। अब यहाँ पर जो है कि x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव हमें सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे। तो इस क्वाड्रेंट में हम देखेंगे तो x जो है कि 5 यूनिट में इस ओरिजिन से लेफ़्ट पर आऊँगा तो यहाँ पे 5 यूनिट मिलेगा -5, और 7 जो है ऊपर मिलेगा हमें यहाँ पर। अब जो है मैं क्या करूँगा, इस -5 से यानी इस पॉइंट से y एक्सिस के पैरेलल में 7 यूनिट ऊपर जाऊँगा। इस तरह से 7 यूनिट में कहाँ गया, ऊपर गया इस तरह से, और इस पॉइंट से मैं y एक्सिस के पैरेलल 5 यूनिट लेफ़्ट की तरफ जाऊंगा मैं इस तरह से। अब ये लाइन और ये लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी उसी पॉइंट पर जो है कि हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी -5,7। तो बहुत ईजी है कॉम्प्लेक्स प्लेन पर कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का 4 है, यानी ये चौथा कॉम्प्लेक्स नंबर है -6, -2। अब x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, तो ये हमें मिलेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। अब -6 -2 है, तो -6 रियल पार्ट है, रियल एक्सिस पर देखेंगे, और -2 इमेजिनरी पार्ट है तो इमेजिनरी एक्सिस पर देखेंगे इसको। तो -6 है तो यहाँ पे हम -6 तक आ जाएंगे और यहाँ से नीचे आएंगे -2 पर। अब -6 से या -2 से मैं क्या करूँगा कि पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगा इस तरह से x एक्सिस के पैरेलल, कहाँ तक, 6 यूनिट तक। तो ये 6 यूनिट तक मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ की। इसी तरह से इस पॉइंट 6 से मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा, यानी कि y एक्सिस के पैरेलल 2 यूनिट लाइन इस तरह से ड्रॉ करूँगा। अब ये दोनों लाइनें जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उसी पॉइंट पर जो है कि हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर देंगे, -6, -2 यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास 5 है, 0, 6 है। अब देखो 0, 6 रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव 6 है। तो जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 हो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इमेजिनरी एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो ये इमेजिनरी जो पार्ट है वो पॉजिटिव है, तो हम जो है कि इसे कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, इमेजिनरी एक्सिस पर, यानी इस पॉइंट 6 पर ये क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंट कर देगा, हो जाएगा, क्योंकि इसका रियल पार्ट जो है कि वो 0 है, तो यानी एक्स एक्सिस पर ये किसी भी जगह पर नहीं आएगा। तो लिहाजा इस पॉइंट पर इस नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0, 6। इसी तरह से हम 6 में देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के 6 में, यानी छठे हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें हम देखते हैं -6, 0। अब इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है। देखो यहाँ पे तो रियल पार्ट 0 था, यहाँ इमेजिनरी पार्ट 0 है और रियल पार्ट -5 है। तो रियल पार्ट को हम रियल एक्सिस में देखेंगे, -5 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस पॉइंट पर अब इसका इमेजिनरी पार्ट तो 0 है, तो लिहाजा जो है कि जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 हो वो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल एक्सिस पर रिप्रेजेंट होगा, और जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 हो वो कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी एक्सिस पर रिप्रेजेंट होगा। तो लिहाजा इमेजिनरी पार्ट 0 है तो इसे हम रियल एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो -5 यहाँ पर आएगा। तो यानी कि -5, 0 इस पॉइंट पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप कि यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कॉम्प्लेक्स प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हैं।
एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वेक्टर की लेंथ किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करती है वो हम देखते हैं। तो इससे पहले कि वेक्टर की लेंथ हम देखें, हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किया और क्वेश्चन नंबर 10 में किस तरह से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन पर रिप्रेजेंट किया वो हम एक दफ़ा देख लेते हैं, तभी हमें ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये जो है y एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है x एक्सिस है और ये क्या है हमारे पास y एक्सिस है। y एक्सिस को हम इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं, ये हमें पता है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 में हमने जो है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन पर, ये हमने देखा है। और ये जो एक्स एक्सिस है इसे हम क्या कहते हैं, रियल एक्सिस। क्या कहते हैं इसे हम, रियल एक्सिस। और ये जो रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम ओ कहते हैं। अब देखो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b, जिसे हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में a कोमा b इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम इस कॉम्प्लेक्स प्लेन पर। देखो ये जो प्लेन है हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स प्लेन है। किस तरह से इस a कोमा b को रिप्रेजेंट करूं, तो देखो मेरे पास यहाँ पर ये जो रियल एक्सिस है, इस रियल एक्सिस पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं a कहता हूँ। इसी तरह से इमेजिनरी एक्सिस पर एक पॉइंट ले लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं क्या कहता हूँ, b कहता हूँ। अब देखो ये O से लेकर A तक के डिस्टेंस को मैं क्या कहता हूँ, A कहता हूँ। इसी तरह से O से लेकर B तक के डिस्टेंस को मैं क्या कहूँगा, B कहूँगा। देखो रियल एक्सिस पर रियल पार्ट आएगा और इमेजिनरी एक्सिस पर इमेजिनरी पार्ट आएगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब देखो मैं क्या करूँगा कि मुझे इस कॉम्प्लेक्स प्लेन पर ये a कोमा b को रिप्रेजेंट करवाना है, तो किस तरह से करवाऊँगा। देखो मैं इस पॉइंट A से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा पैरेलल टू y एक्सिस। देखो ये y एक्सिस है, y एक्सिस के पैरेलल मैंने लाइन ड्रॉ की। इसी तरह से मैं इस पॉइंट B से एक लाइन ड्रॉ करूँगा पैरेलल टू x एक्सिस। तो x एक्सिस के पैरेलल मैंने लाइन ड्रॉ की। अब ये दोनों लाइनें जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट की हैं उस पॉइंट को मैं क्या कहूँगा, P, और वो पॉइंट क्या है हमारे पास, A कोमा B। तो ये जो पॉइंट P है ये दर हकीकत क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी A कोमा B है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का यानी इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, तो वो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से। कहाँ से होगा, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से इस पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस कहलाता है, ये याद रखना, ओरिजिन से इस कॉम्प्लेक्स नंबर यानी इस पॉइंट P यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर तक का जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कहते हैं। किस तरह से, देखो यहाँ पर हमारे पास OAP एक राइट एंगल ट्राइंगल है और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी OP का जो स्क्वायर है वो OA का स्क्वायर प्लस सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द बेस एंड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, AP का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो OA है वो क्या है, A है, यानी A स्क्वायर प्लस और AP क्या है। अब देखो OB और AP दोनों पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, तो AP को भी मैं B कह सकता हूँ। तो AP क्या है हमारे पास, B है। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या है हमारे पास। अच्छा, अब दोनों जानिब जो है कि मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पर देखो ये OP, सबसे पहले OP क्या है, ये डिस्टेंस है यानी मॉड्यूलस है किसका, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, यानी A कोमा B का। यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर A कोमा B को हम क्या कह रहे हैं, Z कह रहे हैं। तो ये डिस्टेंस है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, यानी मॉड्यूलस ऑफ Z जो है कि वो किसके बराबर होगा, अंडर रूट। देखो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड हमने यहाँ पे ले लिया है। तो यानी कि ये जो OP है क्या है, डिस्टेंस है किसका, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। कहाँ से, ओरिजिन से लेकर पॉइंट P तक। तो ये इस तरह से जो है कि हम मॉड्यूलस मालूम करते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब भी हम मॉड्यूलस मालूम करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम लेंथ मालूम करेंगे O से लेकर कॉम्प्लेक्स नंबर तक की, ओरिजिन से लेकर कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ओरिजिन से लेकर इस कॉम्प्लेक्स नंबर तक का डिस्टेंस मालूम करेंगे। ये मतलब होता है मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये बात जो है कि हमें समझ में आई होगी। ओके, यहाँ पर जो है कि अब ये जो OP लेंथ OP है, इसको अब ये लेंथ तो है, अब देखो ये ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट P तक है तो ये स्ट्रेट अवे है। तो इसको अगर मैं डायरेक्शन दे दूँ तो क्या ये लेंथ के साथ साथ डायरेक्शन भी आ गई इसकी,
ओपी की लेंथ के साथ साथ क्या आ गई, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ के साथ साथ क्या आ गई, डायरेक्शन भी आ गई। अब लेंथ भी हो और प्लस डायरेक्शन भी हो तो फिर वो क्या होता है, वेक्टर होता है। तो इस तरह से अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है तो उसको हम जो एक वेक्टर की लेंथ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तभी हमें यहाँ पे दिया है लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो वेक्टर की जो लेंथ है ये कॉम्प्लेक्स नंबर को ही रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो ये बात जो है कि वो याद रखनी है आपने, यानी फाइंड द लेंथ ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर। जिस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर का हम मॉड्यूलस यानी लेंथ निकालते हैं, उसी तरह से जो है कि वो वेक्टर की भी लेंथ होती है, बस डायरेक्शन होती है। यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन आप दे दें तो ये जो है कि वेक्टर हो जाएगा। तो ये बात आपको जो है वो समझ में आई होगी। तो जितने भी हमारे पास यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिले हैं, इन कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें मॉड्यूलस ही निकालना है। जब मॉड्यूलस निकालेंगे वही जो है कि क्या हो जाएगी, वेक्टर की लेंथ हो जाएगी। तो आई होप कि यहाँ पे आपको ये समझ में आया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ। बहरहाल ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन एक और समझा देता हूँ। -3 + 4 आयोटा है हमारे पास, तो इसको हम -3, 4 भी इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो देखो एक्स वाई प्लेन पर किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं कहता हूँ कि -3 है, ठीक है, -3 है, ये ओरिजिन है हमारे पास। तो -3 यहाँ कहीं होगा हमारे पास, -3 इस तरह से। +4 है तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस यानी कि इमेजिनरी एक्सिस पर इस पॉइंट पर यहाँ कहीं मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अब देखो यहाँ पर जो है वो क्या है, मैं यहाँ से एक लाइन जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, और यहाँ इस पॉइंट से मैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी रियल एक्सिस एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वही पॉइंट जो है कि वो क्या होगा, -3,4 होगा। अब ये क्या है, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से, इस ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस होगा ये। अब यहाँ से लेकर, इस ओरिजिन से लेकर इस कॉम्प्लेक्स नंबर तक का जो डिस्टेंस होगा वही क्या कहलाएगा, मॉड्यूलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसी को ही अगर मैं डायरेक्शन दे दूं, बस डायरेक्शन देना है हमें, तो लेंथ ऑफ द वेक्टर मालूम करना है। लेंथ ऑफ द वेक्टर मालूम करने का मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस ही मालूम करना है, एक ही बात है। तो इस तरह से जब भी हमें किसी भी वेक्टर की लेंथ मालूम करनी है तो एक्चुअली जो है कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस यानी एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करनी है, जिसका फार्मूला हमारे पास जो है कि वो क्या है, मॉड्यूलस ऑफ z = √a² + b²। तो अब यहाँ पर हम जो है कि किस तरह से मालूम करेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का मॉड्यूलस। अब देखो a² यानी कि a बराबर है -3, b बराबर है 4 के, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये अंडर रूट के अंदर। तो -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इस तरह से ये √25 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ जो है कि वो 5 यूनिट होगी। कितनी होगी, ओरिजिन से लेकर इस कॉम्प्लेक्स नंबर तक की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, 5 यूनिट होगी। तो अब इसको डायरेक्शन भी दे दो तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। तो इस वेक्टर की लेंथ यानी कि मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है कि उसकी मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ही एक्चुअली जो है कि वो हम फाइंड करेंगे जब भी जो है हम किसी भी वेक्टर की लेंथ मालूम करेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर। तो आई होप कि यहाँ पर यह बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस होता है एक्चुअली वो वेक्टर की लेंथ ही होती है। तो ये हमने जो है कि इस बात को अच्छी तरह से समझा है। तो अब जो है हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका हमने सीधा मॉड्यूलस मालूम करना है, और मॉड्यूलस मालूम जब हम कर लेंगे तो हमें जो है कि वेक्टर की लेंथ ही मालूम होगी। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a + आयोटा b की फॉर्म में होना चाहिए, फिर हम जो है कि वेक्टर की लेंथ मालूम कर सकते हैं। तो देखो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का 1 है, -5 + 2 आयोटा है। तो सॉल्यूशन लिखा हमने। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लिखेंगे लेट z जो है वो बराबर है -5 + 2 आयोटा है। तो इसकी हम जो है क्या कर लेंगे, मॉड्यूलस मालूम कर लेंगे। तो इसका मॉड्यूलस क्या होगा हमारे पास, -5 का स्क्वायर यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास 2 का स्क्वायर, और इन दोनों के स्क्वायर का सम का जो स्क्वायर रूट होता है वो मॉड्यूलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर होगा।
-5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 25 + 4 29 होगा। तो ये √29 यूनिट जो है कि वो क्या है, वेक्टर की लेंथ है हमारे पास। तो देयरफॉर जो लेंथ ऑफ द वेक्टर होगा वो क्या होगा, √29। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमारे पास 7/3 + 8/3 आयोटा है। तो हमारे पास ये a + आयोटा b की फॉर्म में है, तो हम लिखेंगे लेट 7/3 + 8/3 आयोटा जो है वो क्या है, z है। तो हम यहाँ पे z लिख देते हैं इस तरह से। तो अब जो है कि हम क्या करेंगे, इस z का मॉड्यूलस जो है वो मालूम करेंगे। किस तरह से, रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 7/3 का स्क्वायर + 8/3 का स्क्वायर लिखेंगे, और इन दोनों के स्क्वायर का जो सम होगा उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। 7 का स्क्वायर 49 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, + 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9 होगा। इस तरह से अब एलसीएम लेंगे तो 9 हमारे पास आ जाएगा एलसीएम, और ये 49 + 64 होगा। इस तरह से अब 4 और 9 13 होता है, 13 और 4 और 6 10, 10 और 1 11 होगा, तो 113 हो जाएगा। 113/9 इस तरह से इक्वल टू, अब जो है कि हमारे पास 113 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो लिहाजा ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा 113, और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो इस तरह से लिखेंगे। तो इतने यूनिट जो है कि हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ द वेक्टर। तो हमारे पास लेंथ ऑफ द वेक्टर क्या है, √113/3। तो दिस विल बी आवर आंसर। बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन। अब हमारे पास 3 है क्वेश्चन नंबर 11 का, 1 + आयोटा/√2 है, तो सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सबसे पहले तो 1 + आयोटा/√2 लिखा, तो इसे हम a + आयोटा b वाली फॉर्म में लेके आएंगे, यानी कि 1/√2 + आयोटा, यानी या 1/√2 इंटू आयोटा, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसको जो है कि मैं क्या कहता हूँ, ये क्या है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको लेट कर लेते हैं, डायरेक्टली हम देख लेते हैं इसको। अब जो है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम क्या मालूम करेंगे, मॉड्यूलस। रियल पार्ट क्या है, 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर + 1/√2 का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट क्या है, 1/√2। जो रियल पार्ट है वही इमेजिनरी पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो इन दोनों के स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट हम मालूम कर लेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 और रेडिकल साइन कटेगा तो 2 आ जाएगा, + 1/, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 2 एलसीएम ले लेंगे, तो ये 1 + 1 हो जाएगा, इस इक्वल टू √2/2 हो जाएगा। तो 2 से 2 गया तो क्या बचेगा हमारे पास, √1, और √1 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो देयरफॉर यहाँ पर जो है कि हमने वेक्टर की लेंथ मालूम कर ली, और क्या ही, यानी कि ये हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसकी हमने लेंथ मालूम कर ली है, यानी कि ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, वेक्टर की लेंथ को। तो 1 यूनिट हमारे पास जो है कि वो क्या आएगा, आंसर आएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का 4 है, 1 + 3 आयोटा/2 है, तो सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद पहले से a + आयोटा b वाली फॉर्म में लेके आएंगे, तो डायरेक्टली हम किस तरह से, चलो पहले हम लिख लेते हैं 1 + √3 आयोटा/2 इक्वल टू, अब जो है कि हम क्या करेंगे, इसको 1/2 हो जाएगा, + √3/2 आयोटा। इस फ्रैक्शन को हमने स्प्लिट कर दिया इस तरह से। अब चलो लेट z जो है वो बराबर है 1/2 + √3/2 आयोटा। तो अब जो है कि रियल पार्ट का स्क्वायर यानी मॉड्यूलस ऑफ z किसके इक्वल होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर + √3/2 का स्क्वायर यानी इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इस तरह से तो ये मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 2 का स्क्वायर जो है कि हमारे पास क्या होगा, 4 होगा, + 2 रेडिकल साइन कटेगा तो 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा।
तो यहाँ पर जो है कि एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा और 1 + 3 हो जाएगा, 1 + 3 हो जाएगा और ये अंडर रूट के अंदर आएगा और ये भी अंडर रूट के अंदर ही आएगा इस तरह से। तो हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ z किसके बराबर होगा, 1 + 3 4 होता है, 4/4 ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 1 के बराबर होगा √1। और √1 जो है कि इसके इक्वल है 1 यूनिट, यानी कि लेंथ ऑफ द वेक्टर जो है, अब यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं द लेंथ ऑफ द वेक्टर इज़ 1 यूनिट, द लेंथ ऑफ द वेक्टर इज़ 1 यूनिट, द लेंथ ऑफ द वेक्टर इज़ √113/3, द लेंथ ऑफ द वेक्टर इज़ √29। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 में 4 क्वेश्चंस थे और इन क्वेश्चंस में हमें लेंथ ऑफ द वेक्टर्स जो है कि वो फाइंड करनी थी, हमने फाइंड कर ली। तो आई होप कि यहाँ पे ये आपको समझ में आया होगा।